हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पॉल्स विजिस किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ प्राइस रिजिडिटी। ये हमारा 6th मॉडल है नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल। इससे पहले हमने 5 नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल कर लिए थे। कौन कौन से किए थे? कोर्नोट्स, बर्ट्रैंड, एजवर्थ, चैम्बरलिन और स्टैकलबर्ग्स। अब हमने करना है 6th मॉडल नॉन कल्यूसिव वाला, पॉल्स विजिस किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ प्राइस रिजिडिटी। पॉल्स विजी का ये कहना है कि ओलिगोपोली में जो प्राइस है वो जनरली डू नॉट चेंज, प्राइस रिजिड रहती है। वैसे प्राइस के रिजिड रहने के ये 5 कारण हमने लिखे हुए हैं कि नॉर्मली जो फर्म्स हैं वो प्राइस, ओलिगोपोली में फर्म्स प्राइस नहीं बढ़ाती। क्यों? टू प्रिवेंट एंड द थ्रेट ऑफ एंट्री बाय न्यू फर्म्स, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ाएंगी तो प्रॉफिट होंगे, नई फर्म्स एंटर कर सकती हैं, तो इसलिए नई फर्म्स की एंट्री को रोकने के लिए वो प्राइस नहीं बढ़ाती। बायर्स में बिकम फेमिलियर टू ए पर्टिकुलर प्राइस, इसलिए बायर की क्योंकि किसी प्राइस के साथ वो फेमिलियर है, इसलिए उनकी कन्वीनियंस के लिए प्राइस नहीं बढ़ाती। टू अवॉइड रिजेंटमेंट अमंग कंज्यूमर्स, फेयर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन है, इंटरनेशनल नहीं, फेयर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन केस ऑफ प्राइस इंक्रीज। देयर मे बी सम फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग फर्म्स फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस, तो इसलिए फर्म प्राइस जनरली नहीं बढ़ाती। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉल्स विजिस मॉडल ऑफ प्राइस रिजिडिटी। पॉल्स विजिस का कहना है ओलिगोपोली में प्राइस रिजिड रहती हैं। रिजिड रहती हैं मतलब ना प्राइस इंक्रीज होती है एक पर्टिकुलर प्राइस से और ना ही प्राइस डिक्रीज होती हैं। ना तो प्राइस को इंक्रीज करना फर्म्स के लिए बेनिफिशियल है, ना ही डिक्रीज करना फर्म के लिए बेनिफिशियल है। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ओलिगोपोली सिचुएशन में वन फर्म इंक्रीजेस प्राइस, अगर वन फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करती है तो अदर्स विल नॉट इंक्रीज। ठीक है, सो ये डू नहीं है, सो अदर्स प्राइस इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि एक ने बेवकूफ़ी की है तो हम क्यों प्राइस इंक्रीज करके कस्टमर का लॉस, कस्टमर को लूज़ करें, अपने कस्टमर्स कम करें, तो अदर्स विल नॉट लूज। तो इसलिए जिस फर्म ने पहले प्राइस रेज करी थी, प्राइस रेजिंग फर्म, दैट विल लूज कस्टमर्स, तो इसलिए प्राइस राइज इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द फर्म्स। ठीक है, यानी कि प्राइस बढ़ाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर प्राइस बढ़ा दी तो उनके कस्टमर बहुत फॉल कर जाएंगे, यानी कि ये वाला पोर्शन जो डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक होगा। ठीक है, ये डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होगा। और अगर दूसरी तरफ इफ़ वन फर्म रिड्यूसेस प्राइस, अगर एक फर्म ने प्राइस रिड्यूस कर ली तो दूसरे भी रिड्यूस कर देंगे प्राइस। सो प्राइस रिड्यूसिंग फर्म शैल नॉट गेन बाय इट्स प्राइस रिडक्शंस, तो प्राइस रिड्यूसिंग फर्म को फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके प्राइस कम करने से दूसरी फर्म्स ने भी प्राइस कम कर दी, तो उसके कस्टमर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो ज़्यादा मतलब कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो नहीं ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए लोअर पोर्शन डिमांड कर्व का, AR कर्व का, लेस इलास्टिक होगा। तो यहाँ पर प्राइस, मैं एक रफ सी डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। ये AR कर्व है, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ D डैश, ये D डैश, ये डिमांड कर्व है। MR कर्व उसका, ये MR कर्व है, यहाँ से डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन है, ये MR कर्व है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये उसका डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन होता है MR कर्व का। प्राइस इस P और इसको अगर मैं M कह दूँ तो PM उसकी रिजिड प्राइस है। प्राइस इस PM पॉइंट पर रिजिड रहेगी, क्योंकि प्राइस इससे बढ़ाना भी फ़ायदेमंद नहीं है, कम करना भी फ़ायदेमंद नहीं है। बढ़ाना फ़ायदेमंद क्यों नहीं है, हमने ये मेंशन किया, और कम करना क्यों फ़ायदेमंद नहीं है, हमने ये मेंशन किया, जिस कारण से मोर इलास्टिक अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व, लेस इलास्टिक लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो यही वाली डायग्राम जो मैंने बनाई है ना बच्चे, इसको मैं साफ करके बनाता हूँ। तो ये डिमांड कर्व बन गया हमारा। ठीक है,
डी पी डी डैश, ये डिमांड कर्व है जिसको ए आर कर्व भी बोलते हैं। एम आर कर्व जो है वो ऐसे आएगा, यहाँ से सीधा अगर लाइन खींच लें, ये डॉटेड पोर्शन, यहाँ से ये एम आर कर्व है। किसका एम आर कर्व है? ओलिगोपोली के पॉल्स-विजिज मॉडल में फर्म का एम आर कर्व। इसको पॉइंट में ले लेता हूँ एम क्यू एंड क्यू वन। एम आर कर्व कौन सा है? डी क्यू क्यू वन यहाँ तक, विद क्यू क्यू वन एज द डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन। और जैसे मैंने पहले कहा, जो प्राइस है वो बच्चों मतलब प्राइस कितनी मैंने कहा था? पी एम है, तो ये पी एम रिजिड रहेगी, इससे ना प्राइस बढ़ेगी ना प्राइस कम होगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि प्राइस बढ़ाना भी प्रॉफिटेबल नहीं है, प्राइस कम करना भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बढ़ाना क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है? क्योंकि अगर वन फर्म रेजेस प्राइस, अदर्स विल नॉट रेज प्राइस। तो जो प्राइस रेजिंग फर्म है, जिसने पहले प्राइस रेज करी थी, उसके बहुत सारे कस्टमर्स कम हो जाएंगे। इसलिए प्राइस बढ़ाने से कस्टमर ज़्यादा कम होंगे, अपर पोर्शन मोर इलास्टिक है, तो प्राइस बढ़ाना प्रॉफिटेबल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर प्राइस कम करती है फर्म, तो दूसरी फर्म्स भी प्राइस कम करेंगी। तो जिस फर्म ने पहले प्राइस कम की थी उसको ज़्यादा गेन नहीं होगा डिमांड में, लोअर पोर्शन लेस इलास्टिक है, इसलिए प्राइस फॉल भी नहीं करेगी, इसलिए प्राइस यहाँ पर रिजिड रहेगी। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉस्ट। कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस रिजिडिटी पर ओलिगोपोली की? तो उसके लिए हम पीछे वाला डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ये फर्म का ए आर कर्व है, डी पी डी डैश, ये ए आर कर्व है, मार्जिन रेवेन्यू कर्व यहाँ से यहाँ तक, ये एम आर कर्व है, एम क्यू और क्यू वन। ये एम सी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अब प्राइस पी एम है, अब कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट कर्व ऊपर शिफ्ट कर गया, तो भी प्राइस उतनी ही रहेगी। कॉस्ट और बढ़ गई, एम सी और ऊपर शिफ्ट कर गया, फिर भी प्राइस जो है वो पी एम है। मीन्स सो लॉन्ग एज the MC curve is passing through the discontinuous portion of MR curve, the price shall remain rigid अंडर ओलिगोपोली। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस रिजिडिटी, ऑन प्राइस रिजिडिटी। तो सेम कर्व बनाते हैं, ये डी पी डी डैश, ये एम आर कर्व है, ये क्यू डैश एम, ये एम आर कर्व है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब डिमांड बढ़ती है, डिमांड के बढ़ने से डिमांड का ऊपर शिफ्ट कर गया। ये लाइन में थोड़ी सी और आगे क्लिक करी, ये इस वाले डी पी के पैरेलल आएगी। इसको नाम दे देते हैं हम D2 P1 और ये D3। ये लाइन नीचे यहाँ इसके सामने तक और इसको उसके साथ ज्वाइन करवा दो। ये MR1, ये Q1 था, इसको Q2 और Q3 नाम दे दिया, ये M1 और ये MC कर्व। MC कर्व अभी भी डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन से पास हो रहा है, तो प्राइस रिजिड रहेगी PM। अब प्राइस नई प्राइस है P1 M1, PM इज इक्वल टू P1 M1। ठीक है। इसकी भी सेम
कि so long as MC curve is passing through discontinuous portion of MR curve the price will remain rigid। यही चीज़ जो थी ये इसकी भी एक्सप्लेनेशन है। Will there always be price rigidity under oligopoly? क्या ओलिगोपोली के अंडर हमेशा प्राइस रिजिड रहेगी? इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इसके 4 डिफरेंट केसेस हैं, इसको 4 डिफरेंट केसेस में लिख करेंगे हम एक्सप्लेन। इंक्रीज इन कॉस्ट एंड प्राइस रिजिडिटी, डिक्रीज इन कॉस्ट एंड प्राइस रिजिडिटी, इंक्रीज इन डिमांड एंड प्राइस रिजिडिटी, डिक्रीज इन डिमांड एंड प्राइस रिजिडिटी। तो पहला केस हम करते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट एंड प्राइस रिजिडिटी। अब मार्केट में ना बच्चे अपने पिक्चराइजेशन इसको करो, अपने माइंड में सोचो इसको कि कॉस्ट बढ़ गई। अब कॉस्ट जब बढ़ गई है, इफ़ वन फर्म रेजेस प्राइस, एक फर्म ने प्राइस इंक्रीज कर दी, अदर्स विल ऑल्सो रेज प्राइस, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है ना। तो अगर वन फर्म ने प्राइस रेज करी है तो दूसरी भी रेज कर देंगी प्राइस। तो फर्म जिसने पहले प्राइस बढ़ाई थी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा कस्टमर वो अपने नहीं छूटेंगे उसके। सो प्राइस रेजिंग इज़ नॉट हार्मफुल। तो इसलिए अपर पोर्शन जो है वो लेस इलास्टिक होगा। दूसरी तरफ अगर इसी सिचुएशन में जब कॉस्ट बढ़ रही हैं, सोचना है इसको बेटा, कॉस्ट बढ़ रही, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, एक फर्म ने प्राइस रिड्यूस करी तो दूसरी प्राइस रिड्यूस नहीं करेंगी। इसलिए जिस फर्म ने प्राइस रिड्यूस करी थी ना, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, कस्टमर बहुत उसके फेवर में आ जाएंगे। इसलिए अब लोअर पोर्शन जो है वो मोर इलास्टिक होगा, राइट। तो इसलिए प्राइस इंक्रीज, यहाँ से प्राइस इंक्रीज करना भी हार्मफुल नहीं है, डिक्रीज करना भी हार्मफुल नहीं है। इसलिए प्राइस विल नॉट रिमेन रिजिड इन दिस केस, ठीक है। सेकंड केस, डिक्रीज इन कॉस्ट वाला केस। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा फॉल कर रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर वन फर्म प्राइस बढ़ाती है, अदर्स विल नॉट रेज प्राइस, तो इसलिए प्राइस रेजिंग वाली जो फर्म है फर्स्ट, उसको कोई खास नुकसान, विल लूज इट्स कस्टमर्स, है ना। अगर एक ने प्राइस बढ़ाई, दूसरी विल नॉट रेज प्राइस, इसलिए फर्म जो जिसने पहले प्राइस बढ़ाई थी, इट विल लूज इट्स कस्टमर। तो प्राइस इंक्रीजिंग इज हार्मफुल, इसलिए अपर पोर्शन इज मोर इलास्टिक। और अगर इस सिचुएशन में एक फर्म ने प्राइस रिड्यूस करी है ना, तो दूसरी भी रिड्यूस कर देंगी प्राइस। सो द फर्म रिड्यूसिंग प्राइस फर्स्ट विल नॉट गेन मच बाय रिड्यूसिंग प्राइस, सो प्राइस रिडक्शन इज नॉट बेनिफिशियल। तो प्राइस रिड्यूस भी नहीं करेंगी। तो इसलिए अपर पोर्शन मोर इलास्टिक, लोअर पोर्शन लेस इलास्टिक, प्राइस विल रिमेन रिजिड इन दिस केस, राइट। थर्ड, इंक्रीज इन डिमांड एंड प्राइस, ये सेम आएगा, इंक्रीज इन कॉस्ट का जो इफेक्ट था वैसा ही बच्चे ये होगा। इसको ध्यान से पढ़ो और समझो। इफ वन फर्म रेजेस प्राइस, अदर्स विल ऑल्सो रेज प्राइस, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना प्रोडक्ट की। तो अगर एक ने प्राइस बढ़ाई, दूसरी भी प्राइस बढ़ा देंगी। तो जिस फर्म ने पहले प्राइस बढ़ाई थी, इट विल नॉट लूज मच, सो प्राइस रेजिंग इज नॉट हार्मफुल, अपर पोर्शन इज लेस, यानी कि प्राइस बढ़ाना फायदेमंद है, नुकसान वाला नहीं है। इसी तरह से अगर वन फर्म रिड्यूसेस प्राइस, अदर्स विल नॉट रिड्यूस प्राइस, तो इसलिए जिसने प्राइस रिड्यूस करी थी फर्स्ट, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए लोअर पोर्शन मोर इलास्टिक, यहाँ पर प्राइस रिड्यूस करना भी नुकसान वाला नहीं है, बढ़ाना भी नुकसान वाला नहीं है। तो प्राइस शैल नॉट रिमेन रिजिड इन दिस केस। चौथा, डिक्रीज इन कॉस्ट, ये सेम बनेगा, इसका एक्सप्लेनेशन जो डिक्रीज इन उसका था, डिमांड वाला था, नहीं, ये ना डिक्रीज इन कॉस्ट नहीं है, ये डिक्रीज इन डिमांड वाला है। ये सेम बनेगा जो हमने डिक्रीज इन कॉस्ट वाले में किया था। इस केस में जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है ना, इफ़ वन फर्म रेजेस प्राइस, अदर्स विल नॉट रेज प्राइस, सो इसलिए
जिस फर्म ने पहले प्राइस बढ़ाई थी उसको कस्टमर खोने पड़ेंगे, अपने कम हो जाएंगे। प्राइस रेजिंग जो है वो हार्मफुल है, ठीक है, इसलिए अपर पोर्शन मोर इलास्टिक। इसी तरह अगर वन फर्म रिड्यूसेस प्राइस, others will also reduce price, so the firm reducing price first will not gain much by reducing price, so price reduction is not beneficial, प्राइस को कम करना भी बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्राइस जो है वो रिजिड रहेगी, राइट। आगे हॉल एंड हिच वर्जन ऑफ किंग डिमांड कर्व। हॉल एंड हिच ने भी कहा है किंग डिमांड कर्व होगा अंडर ओलिगोपोली। इन्होंने भी ये किंग डिमांड कर्व मॉडल ही दिया है। हॉल एंड हिच का डिफरेंस बस यही है कि इन्होंने इस किंग पर एक एवरेज कॉस्ट भी ड्रॉ कर दिया है, फॉलिंग, कांस्टेंट एंड राइजिंग, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। और एक एमसी कर्व यहाँ से पास होके एक कांस्टेंट वाले पॉइंट से जाएगा। तो ये प्राइस जो है वो पीएम जो है रिजिड रहेगी, ये Q1 है। ये किंग डिमांड कर्व मॉडल है प्राइस रिजिडिटी का, ठीक है बच्चों। और अगले लेक्चर में हम कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल करेंगे। यहाँ तक हमने नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल 6 कंप्लीट कर लिए। 6 कौन कौन से किए? कूरनॉट्स, बर्ट्रैंड, एजवर्थ, चैम्बरलिन, स्टैकलबर्ग्स और पॉल्सविज किंग डिमांड कर्व। अगले लेक्चर में हम करेंगे, अगले लेक्चर में कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल्स करेंगे, ठीक है। टिल देन आप इसको अच्छे से स्टडी करो। और मैं फिर कहता हूँ, जब ये मेरे वीडियो लेक्चर आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उसके साथ PDF जरूर रखना इस टॉपिक्स के। थैंक यू बच्चों।